मिशन 2022 सीबीटी प्रिपरेशन, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंपटीशन की प्रिपरेशन, वेल्डर थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट 2। पिछली बार की तरह इसमें भी आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा। अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और मोबाइल नंबर लिखिएगा। आप ये नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपका गूगल फॉर्म का वो प्रैक्टिस टेस्ट खुल जाएगा। एक बार फिर आपको याद दिलवा दूं, अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल वैलिड डालिएगा। अगर आपके 85% से ऊपर मार्क्स आप इस टेस्ट में स्कोर करते हैं, और वो टेस्ट स्कोर हमारे पास अपने आप पहुंच जाएंगे जब आप सबमिट करेंगे, तो आपको मैं एक ई सर्टिफिकेट साइन करा हुआ दूंगा। उसको अपने अवार्ड और अचीवमेंट्स में बायोडाटा में लिख सकते हैं। ये जो आज का टेस्ट है, ये निमी जो कि डीजीटी की ऑफिशियल पब्लिकेशन एजेंसी है, उसके जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से लिया गया है। तो क्रेडिट गोज़ टू निमी। हम उस टेस्ट पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन बैंक में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ें। जब इंग्लिश क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो गूगल बहुत सारी गलतियां कर देता है। वो गलतियां इसमें भी होंगी। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज़ टू रिमूव बर्स फ्रॉम अ प्लेट आफ्टर कटिंग। कटिंग के बाद प्लेट पर बर्स को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा, बर्स क्या चीज़ें होती हैं? जब हम प्लेट की कटिंग करते हैं फाइलिंग से, चिसल से, इवन गैस कटिंग से, तो उसके अंदर एक छोटे छोटे कांटे जैसे, इनको स्पाइक्स कह सकते हैं, वो होते हैं। उनको साफ़ करने के लिए एजिस पे स्लैग लग सकते हैं, उन सबको हम बर कहते हैं। तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रशिंग से वो नहीं हटेंगे। पहला ऑप्शन है ब्रशिंग। ब्रशिंग मतलब तो वायर ब्रश से जो हम करते हैं उससे तो ये नहीं हटेंगे। फाइलिंग से हट सकते हैं। स्क्रैपिंग होता है जो रेगमाल से हम स्क्रैप करते हैं चीज़ों को, रेगमाल से ये नहीं हटते हैं, फाइलिंग से हटते हैं, मतलब रेती। फाइलिंग मतलब रेती चला के उसको हटाते हैं। चिसलिंग से भी हम स्लैग को तो हटाते हैं, लेकिन बर्स को हम फाइलिंग से ही हटाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब्स। गरम जॉब्स को, मतलब कटिंग होने के बाद बहुत गरम होता है, वेल्डिंग होने के बाद भी बहुत गरम होता है। जब जॉब बहुत गरम होता है तो उसको हैंडल करने के लिए, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला आंसर है टोंग्स। टोंग्स कहते हैं संडासी को। आपके पास एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे आएंगे। टोंग्स मतलब होता है संडासी। शॉवल होता है, उसको क्या कहते हैं, बेलचा, जिससे वो कोयले को उठा के डालते हैं, बेलचा ही कहते होंगे शायद, शॉवल को कहते हैं शॉवल। पोकर होता है, एक लंबी सी छड़ होती है, अगर कहीं जाम लग जाता है उसको, जाम को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए पोकर एक छड़ को कहते हैं। और स्निप्स कहते हैं कैंची, जो लोहे को काटती है कैंची, उसको स्निप्स कहते हैं। तो गरम जॉब है, हमें उसको उठाना है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टोंग्स का, यानी कि संडासियों का। तो इसका सही उत्तर है टोंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट्स इनटू द हैंडल फॉर इट्स रिजिडिटी। हैमर का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो हैंडल में फिट होता है और रिजिड हो जाता है, मतलब एक जोड़ रिजिड बन जाता है, वो हिलता नहीं है। फिर हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को मजबूती से फिट करता है? आंसर है फेस, पिन, चीक या वेज। देखिए, फेस वो होता है जो चोट मारता है, वहाँ पर हैंडल हम नहीं फिट करते हैं। पिन वो होता है जो उसका ऊपर वाला सिरा होता है। चीक होते हैं साइड की जो चीज़ें होती हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सारी चीज़ें। और वेज होता है जहाँ पर हैंडल आई में से निकल के दूसरी तरफ निकलता है, वहाँ पर एक हम वेज तिकोनी एक चीज़ होती है जो उसको टाइट कर देती है, फिट कर देती है। तो इसका सही उत्तर है वेज। विच इज़ टू वियर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन शीट्स। जब हम बहुत पतली पतली चादरों पे को काम करते हैं तो सुरक्षा के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? पतली चादरें हैं
तो पतली चादरों के किनारों से उंगली कट सकती है अगर उनको उठाना है या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो हमें पतली चादरों से अपनी हाथों को सेफ करना होता है। तो हम क्या पहनेंगे? टोंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, संडासी, क्लैंप होता है जकड़, हैंड ग्लव्स होते हैं दस्ताने, और हैंड स्क्रीन होती है जो वेल्डिंग करते हुए पहनते हैं। तो इसमें एक ही उत्तर सही है, वो है हैंड ग्लव्स, वो हमारे हाथों को बचाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप ज़रा ध्यान दें, हैंड ग्लव्स के अलावा बाकी तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको पहना नहीं जाता है। संडासी को आप पहन नहीं सकते, क्लैंप को आप पहन नहीं सकते, और हैंड स्क्रीन को भी आप नहीं पहनते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या पहना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन को अगर संभाल के मतलब अगर समझ के पढ़ लो तो आंसर अपने आप निकल जाता है। तो इसका सही आंसर है हैंड ग्लव्स। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैंप? आपको जो ये फिगर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा क्लैंप है? क्लैंप बहुत सारे होते हैं, यू क्लैंप भी होते हैं, सी क्लैंप होते हैं। तो ये जो फिगर में दे रखा है इसकी शेप से भी आप देख सकते हैं, ये सी क्लैंप है। तो इसको हम सी क्लैंप पे आंसर लगाएंगे। ये यू क्लैंप नहीं है, ये स्क्रू क्लैंप नहीं है, ये जिग एंड फिक्सचर भी नहीं है, ये आपका सी क्लैंप। विच फाइल इज़ हैविंग इट्स विड्थ पैरेलल थ्रू कट इट्स लेंथ? ओके, किस फाइल की चौड़ाई समानांतर है पूरी लंबाई में? फाइल कहते हैं रेती को। रेती कई प्रकार की आती हैं और उनका वर्गीकरण भी कई प्रकार से होता है, उनके शेप के हिसाब से, उनके ऊपर दांतों की कितनी लाइनें कटी हुई हैं उसके हिसाब से, और वो कितनी फाइन और कितनी रफ़ कटिंग करेंगी उस हिसाब से। एक ऐसी फाइल जिसकी लंबाई तक चौड़ाई जो है समानांतर है, मतलब उसकी चौड़ाई कम होती ना चली जाए आगे से, उसको कहते हैं हैंड फाइल। उसको हैंड फाइल कहते हैं। फ्लैट फाइल जो है वो हैंड फाइल जैसी ही होती है, लेकिन वो जब मतलब वो एक तरफ से चौड़ी और दूसरी तरफ से पतली होती चली जाती है। एंड पर आते हुए, सिरे पर आते हुए उसको थोड़ा पतला कर दिया जाता है। रैस्प फाइल वो भी सीधी नहीं होती, उसके ऊपर दांते कटे हुए होते हैं। और कर्व्ड फाइल वो भी सीधी नहीं होती। इसका आंसर है हैंड फाइल। What are the gas flame combination used for welding ferrous and non-ferrous alloys? अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर हमने आता है, हमने वीडियो में इसको देखा था। लोह और एलोह मिश्र धातु वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाली गैस फ्लेम संयोजन क्या है? मतलब किन दो गैस के मिक्सचर को हम गैस फ्लेम उत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं? एक है ऑक्सीजन और दूसरी है एसिटिलीन। तो इसका आंसर एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ये आंसर इसका सही है। ऑक्सीजन भी चाहिए आपको फ्लेम बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है फ्लेम, तभी बर्निंग को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और बर्निंग बिना ऑक्सीजन के नहीं होती है, तो ऑक्सीजन तो होनी थी। और एसिटिलीन वो गैस है जिससे हम गैस कटिंग में या गैस वेल्डिंग में फ्लेम उत्पन्न करते हैं। कुछ लोग एलपीजी से भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एलपीजी के साथ ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ, एयर लिखा हुआ है, तो वो आंसर उसकी तरफ मत देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोजल साइज इज सेलेक्टेड टू कट 5 mm थिक MS प्लेट? सॉरी 15 है, मेरे चश्मे का नंबर शायद चेंज होना मांग रहा है। 15 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट को काटने के लिए किस नोज़ल के आकार का चयन करना है? 15 mm की अगर प्लेट है तो 3/64 इंच की नोज़ल चाहिए। 3/64 इंच को अगर आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.2। इस नोज़ल साइज़ से हम 15-16 mm तक की प्लेटों को काट सकते हैं। 20 mm से ऊपर की प्लेट को काटने के लिए 1.6 mm और 50 mm से ऊपर की प्लेटों को काटने के लिए 2 mm की नोज़ल का 2 mm उसके ऑरिफिस का साइज़ है। मतलब 2 mm आप ऐसा ना समझे कि वो 2 mm उसका डायमीटर होगा। आउटसाइड डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है। लंबाई इसकी 75 और 80 mm के करीब रहती है नोज़ल्स की, लेकिन उसका जो ऑरिफिस है वो 2 mm का होता है जहाँ से ऑक्सीजन का प्रेशर निकलेगा। तो वो साइज़ दे रखे हैं। 1.2 है ये आंसर, जिससे हम 8-10 mm से लेके और 20 mm तक की प्लेटों को काट देते हैं।
विच इज़ द हॉटेस्ट पॉइंट इन द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है, मतलब उसका तापमान पूछ रहे हैं शायद। हाँ, तो आपको गैस वेल्डिंग में मैंने बताया था उसका तापमान 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे गर्म तापमान ये रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ये रहेगा तापमान। नोज़ल से थोड़ा आगे इनर कोन से ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे बड़ा आपका तापमान आता है फ्लेम का, वहाँ पर तापमान होता है लगभग 2800 से 3200 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मार्क्ड एज एक्स इन द पोर्टेबल कटिंग मशीन। इसको पग मशीन भी कहते हैं। ये पोर्टेबल कटिंग मशीन होती है जो सेमी ऑटोमेटिक गैस कटिंग करती है, मेटल को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी सारी चीज़ें गैस कटिंग जैसी ही होती हैं, बस उसमें हाथ वाली टॉर्च ना यूज़ करके आप इसमें ये वाली मशीन यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं पोर्टेबल कटिंग मशीन, इसको पग मशीन भी कहते हैं लोकल भाषा में। तो ये जो इसका पार्ट एक्स से संबोधित कर रखा है, एक्स से दर्शाया गया है, इस पार्ट का काम होता है ये आपके नोज़ल को ऊपर और नीचे करता है। मतलब आपकी प्लेट से कितनी ऊपर फ्लेम बने उसको ये कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकता, ये स्पीड कंट्रोल नहीं करता। स्पीड कंट्रोल ये वाली चीज़ करती है जो आपको इधर दिखा रखी है। वर्टिकल कंट्रोल, यस, ऊपर और नीचे मतलब वर्टिकल कंट्रोल, ऊपर नीचे वर्टिकल को कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। प्री हीट कंट्रोल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल यहाँ नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल भी होता है इस पग मशीन में, लेकिन ये वाला जो आपको एक्स जो हिस्सा दिखा रखा है इसका काम है वर्टिकल कंट्रोल करना। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के लिए जो नॉब होती है वो इस फिगर में नहीं दिखाई दे रही, इस दृश्य में नहीं दिखाई दे रही है। What safety measures to be taken while performing handsaw cutting? जब हाथ से, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय करना चाहिए। हेक्सा उसको कहते हैं जो हाथ की आरी होती है, लोहे को काटने की एक आरी होती है, उसमें बहुत लकड़ी की काटने की आरी थोड़ी अलग होती है, लोहे के काटने की आरी थोड़ी अलग होती है। तो हेक्सा से जब हम काम कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं किसी प्लेट की, तो क्या सावधानी करनी चाहिए, ये हमसे सवाल पूछा गया है। और उत्तर हमें दिया है इम्प्रॉपर वर्किंग हाइट। अपनी वर्किंग हाइट को इम्प्रॉपर रखो, मतलब झुक के काम करो या हाथ को ऊंचा ले जाके काम करो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग सॉइंग कहते हैं आरी चलाने को। तो जब आप आरी चला रहे हो तो उस पर बहुत अधिक प्रेशर लगाओ, ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी आरी टूट जाएगी। होल्ड द हैंडल इम्प्रॉपरली वाइल सॉइंग, आरी चलाते हुए हैंडल को गलत तरीके से पकड़ो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से सेफ्टी मेजर्स को करना है जब आप हैंड सॉ से कटिंग कर रहे हैं। आखिरी ऑप्शन क्या है, ब्लेड सिक्योर्ड विद एडिक्वेट टेंशन। जो उसका ब्लेड है उसको बिल्कुल टाइटली, वो ढीला नहीं होना चाहिए ब्लेड। यस, ये ऑप्शन सही है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी इज़ कॉमन इन गैस वेल्डिंग। देखिए गैस वेल्डिंग हो रही है तो फ्लेम हो रहा होगा, फ्लेम हो रही होगी तो जलने वाली इंजरी कॉमन होती है गैस वेल्डिंग में। आरी चलाते हुए कटने वाली इंजरी होगी, हथौड़ा चलाते हुए चोट मतलब दब जाएगी आपकी उंगली। तो गैस वेल्डिंग में मोस्ट कॉमन, गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी चोट आम है, जो सबसे आम तौर पे लगती है। इलेक्ट्रिक शॉक, गैस वेल्डिंग में हम किसी इलेक्ट्रिक शॉक से परेशान नहीं होते क्योंकि उसमें विद्युत की कोई सप्लाई नहीं आ रही है। गैस वेल्डिंग में हम गैस का यूज़ करते हैं। बर्न्स ड्यू टू फ्लेम, बर्न्स ड्यू टू फ्लेम मतलब फ्लेम से जलने वाली दुर्घटनाएं, चोट लगना, ये ही होती है। फिर भी हम अगले दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्लीडिंग ड्यू टू कट इंजरी, कट लगने से खून निकलने वाली इंजरी, ये गैस कटिंग में नहीं होती है। इंजरी बाय हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स,
जो हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स होते हैं वो आम तौर पे आर्क वेल्डिंग में होते हैं, उनको स्पैटर्स कहते हैं। लेकिन गैस वेल्डिंग में ऐसे पार्टिकल्स स्पैटर के तौर पे उड़ते नहीं दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी जो है वो है बर्न्स ड्यू टू फ्लेम, ज्वाला से जलना। ये सबसे ज़्यादा आम चोट इसी से लगती है गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में पूछा जा रहा है ना भाई। What is the name of blowpipe part X shown in figure? फिगर में पाइप भाग शोन X का नाम क्या है? ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। अच्छा, गैस कटिंग की टॉर्च में ये जो X नाम की चीज़ दिखाई हुई है आपको फिगर में, ये सिर्फ गैस कटिंग में होती है, गैस कटिंग टॉर्च में। ये गैस वेल्डिंग टॉर्च में नहीं होती। और इसका पर्पज़ क्या होता है कि जब आपने फ्लेम बना दी, ऑक्सीजन का प्रेशर तब भी आ रहा होगा, उसके बाद जब वो लाल हो जाता है, आपका रेड हॉट हो जाता है आपका मेटल, तब आप इस लीवर को डाउन करते हैं, मतलब इस लीवर को दबाते हैं। और इस लीवर को दबाने से क्या होता है, एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन आपके टॉर्च की नोज़ल में से निकलती है और वो कटिंग करना शुरू करती है। जब तक आप इसको नहीं दबाएंगे तब तक पिघल तो सकता है लेकिन कटना शुरू नहीं होगा आपका मेटल। तो इसका आंसर है कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है ये। विच नोज़ल शोन इन फिगर रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ नोज़ल्स? आंकड़ों में दिखाए गए कौन से नोज़ल के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, मतलब किस नोज़ल को बदलने की आवश्यकता है। अब ये फिगर तो मुझे सही से दिखाई नहीं दे रही है, पर फिर भी जितना दिख रहा है उसके अनुसार जो बी नोज़ल है और जो डी नोज़ल है, उसके जो कुछ होल्स हैं जहाँ से वो एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन का मिक्सचर निकलना चाहिए था, वो बंद हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है। वो काला काला दिखाया है। तो मैं इसमें आंसर लगाऊंगा डी, यानी कि बी और डी दोनों ऐसी नोज़ल्स हैं जो अब रिप्लेसमेंट मांग रही हैं। हल्का फुल्का उसके ऊपर कोई कचरा फंसा हुआ है, उसको तो हम नीडल से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अगर वो बंद ही हो गए हैं तो फिर उसको, या पिघल गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं, तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। विच नोज़ल शोन इन फिगर इंडिकेट्स गुड कंडीशन नोज़ल? चित्र में दर्शाए गए कौन सा नोज़ल अच्छी स्थिति को दर्शाता है? भाई, जिसके सारे होल्स आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहे हों, क्लीन दिखाई दे रहे हों, वही है जो सबसे अच्छी नोज़ल है। मुझे तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो नोज़ल सबसे ज़्यादा क्लीन दिखाई दे रही है, तो वही हमारी सबसे अच्छी कंडीशन में नोज़ल मानी जाएगी। हाउ मैनी प्रेशर गेजेस आर इन रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट? जो गैस वेल्डिंग प्लांट है उसके रेगुलेटर्स में कितने रेगुलेटर्स हाई प्रेशर गेजेस लगे रहते हैं, मतलब प्रेशर गेज कितने लगे रहते हैं? हर रेगुलेटर में दो प्रेशर गेज लगे रहते हैं, एक इनलेट पर और एक आउटलेट पर। तो दो तरीके के सिलेंडर होते हैं, एक एसिटिलीन का और एक ऑक्सीजन का। तो हमारे पास प्रेशर गेज कितने हो गए? हर सिलेंडर के रेगुलेटर पे 2 प्रेशर गेज लग रहे हैं और 2 सिलेंडर हैं, तो कितने हो गए? 4। तो करेक्ट आंसर है 4। ठीक है। 17th क्वेश्चन, व्हाट प्रोसीजर इज़ फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस नियामक से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? भाई देखो, तुम इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी में समझ नहीं आता, फिर आपको तुक्के लगाने पड़ते हैं या रटना पड़ता है। और वैसे भी आपको ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में इनको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। व्हाट प्रोसीजर इज़ फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में गैस रेगुलेटर को जोड़ने के लिए सिलेंडर के साथ, यानी कि सिलेंडर की वॉल्व के साथ जोड़ने के लिए किस प्रोसीजर का प्रयोग करना चाहिए? अब नीचे पढ़ते हैं। ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकंड्स। हाँ, उसकी वाल्व को थोड़ी देर के लिए खोलिए, फिर बंद कर दो। थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए खोल कर बंद करना पड़ता है। क्यों? कि उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह अगर हो तो वो उस प्रेशर से उड़ जाए, और उसके बाद हम रेगुलेटर लगाएं उसके ऊपर। उसमें क्या होता है कि अगर वो डस्ट पार्टिकल आगे जाएंगे तो वो रेगुलेटर को या आपकी नोज़ल को, टॉर्च की नोज़ल को
वो चॉक कर देंगे, मतलब उसको बंद कर देंगे। तो इसलिए अच्छा है कि वो जॉइन करने से पहले वो चीज़ें हट जाएं। तो पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ओपन द वॉल्व फॉर अ लॉन्गर पीरियड, नहीं, वाल्व को बहुत देर के लिए आप खोलेंगे तो फिर तो सारा प्रेशर ही निकल जाएगा ना, हमें वो वेस्ट थोड़ा ही करनी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नो नीड टू ओपन द वाल्व बिफोर कनेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको करना चाहिए, वाल्व को कुछ सेकंड के लिए खोल के बंद कर देना चाहिए ताकि उस प्रेशर से जितने भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट है या कोई और बाहर का कोई पार्टिकल है, वो वहाँ से उड़ जाए। ओपन द वाल्व फॉर फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम, नहीं, कुछ मिनटों के लिए भी नहीं, मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ सेकंडों के लिए करते हैं उसको, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर होना चाहिए। विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चन बैंक के हैं, ये मेरे नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वही लैंग्वेज है और वही सवाल हैं, तो सारा क्रेडिट जो भी है वो निमी को जाता है। सो 18 क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि गैस सिलेंडर में प्रयोग होने वाले सिलेंडर को हम किस धातु का बनाते हैं, किस मटेरियल पदार्थ का बनाते हैं। फोर्ज्ड स्टील का, नहीं, हम उसको पीट के नहीं बनाते हैं बच्चों। निकिल स्टील का, आई नो, स्टेनलेस स्टील का वो नहीं होता है। सॉलिड ड्रॉन स्टील, हाँ, सिंगल पीस सॉलिड ड्रॉन स्टील, मतलब उस पर कोई वेल्डिंग नहीं होती है, एक बार में ड्राइंग प्रोसेस से, मतलब डीप ड्राइंग प्रोसेस से हम उनको बनाते हैं। ये बात सही है, तो फोर्थ इसका आंसर यानी कि डी इसका आंसर करेक्ट है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नोज़ल इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग की जो नोज़ल होती हैं वो कॉपर की होती हैं, ब्रास की भी हो सकती हैं। तो अब देखते हैं नीचे आंसर क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पहले पढ़ लें। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग की नोज़ल बनाने के लिए किया जाता है। आपने गैस वेल्डिंग की नोज़ल देखी होंगी, वो कॉपर की बनी होती हैं और ब्रास की भी बनी होती हैं, या कॉपर की कोई और एलॉय भी, उसमें किसी और एलिमेंट का एलॉइंग कर सकते हैं ताकि उसको हीट रेजिस्टेंट बना सकें, क्योंकि उसको ऊष्मा से बचाना है। तो इसमें आंसर है ब्रास, ब्रास आंसर हो सकता है। ब्रॉन्ज, ओके, कॉपर, सिल्वर, इसमें कॉपर और ब्रास दोनों दे रखे हैं, पर सबसे बेहतर विकल्प है कॉपर। इस तरीके के सवाल नहीं होने चाहिए थे जिसमें दो आंसर हो निकल सकें, पर बेहतर आंसर इसमें कॉपर है, तो हम कॉपर पे निशान लगा देते हैं। वैसे ब्रास की भी पार्ट्स होते हैं नोज़ल में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन द वेल्ड बीड। एक वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र जमा का नाम क्या है। अच्छा, वेल्डिंग बीड के ऊपर की बात पूछ रहे हैं ये शायद। वेल्डिंग बीड के ऊपर एक और हम लेयर लगाते हैं, उसको रीएनफोर्समेंट लेयर कहते हैं। सीलिंग रन नहीं कहते, वो वेल्डिंग बीड के नीचे अगर बैक गॉजिंग करी है तो सीलिंग रन, रूट रन के नीचे लगाई जाती है सीलिंग रन। अंडरकट होता है वेल्डिंग जहाँ बीड है और जहाँ पेरेंट मेटल है उसके बीच में एक गड्ढी, एक नाली बन जाती है, उसको अंडरकट कहते हैं। और क्रेटर, जहाँ वेल्डिंग को हम एंड करते हैं वहाँ पर एक तालाब जैसी एक चीज़, मतलब उस आकार की एक चीज़ बन जाती है। तो ये इसका आंसर ये पूछ रहे हैं, वो एक अर्ध सर्कुलर, अर्धवर्त जैसी कोई एक चीज़ होती है जो वेल्डिंग बीड के ऊपर बनती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन वेल्ड बीड। वेल्ड बीड के ऑन क्या लिख रखा है, तो वेल्ड बीड के ऊपर एक सेमी सर्कुलर जो एक लेयर लगाते हैं उसको हम रीएनफोर्समेंट कहते हैं, रीएनफोर्समेंट, ठीक है। 22, what is to be placed at the root of the weld to contain the molten metal। पिघली हुई धातु को रखने के लिए वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए। देखिए, हिंदी में पढ़ के तो इस सवाल को मैं तो नहीं समझ सकता, पता नहीं आप कैसे समझ पाते हैं इसको। इंग्लिश अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इंग्लिश के लिए, क्योंकि उसमें चीज़ों को समझना, और हिंदी में समझना बहुत आसान है अगर वो हिंदी में ही लिखा गया हो, लेकिन अगर इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करा गया है तो हिंदी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। आपके क्वेश्चन पेपर यही, अगर ऐसे यही क्वेश्चन बैंक हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही होंगी, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस करें कि इंग्लिश से उन चीज़ों को समझने की कोशिश शुरू करें। चलिए साहब, तो
क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ टू बी प्लेस्ड एट द रूट ऑफ द वेल्ड टू कंटेन द मोल्टन मेटल। ऑप्शन है फेसिंग, बैकिंग, सीलिंग, वियरिंग। ओके, इसको बैकिंग कहते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं मोल्टन मेटल, देखिए जब हमने ग्रूव बना दिया, हमने वेल्डिंग का ग्रूव बनाया, उसमें पिघली हुई अवस्था में फिलर धातु जा रहा है, वो फिलर धातु दूसरी तरफ से ना निकल जाए, मतलब पिघल के दूसरी तरफ से टपकना शुरू ना हो जाए, उसके लिए हम दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, वेल्डिंग के नीचे हम क्या जो चीज़ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बैकिंग कहते हैं, बैकिंग। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, बैकिंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको वेल्डिंग विद बैकिंग करनी पड़े, बिना बैकिंग के भी वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो पर यहाँ पर इसका उत्तर यही है, कभी कभी हम पीछे की तरफ एक प्लेट लगाते हैं, ख़ास तौर से वहाँ जहाँ पर हम मतलब जैसे कोई पतले व्यास के पाइप हैं जिसके अंदर घुस के हम पीछे से सीलिंग रन नहीं लगा सकते, वहाँ पर हम बैकिंग एक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है बैकिंग। ओके, विच कट ऑफ फाइल हैज़ 2 rows ऑफ टीथ कट डायगनली टू ईच अदर। ठीक है, फाइल होता है रेती, कुछ रेती ऐसी होती हैं जिसमें कटिंग लाइंस जो हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उसको सिंगल कट कहते हैं, और किसी किसी में डबल लाइन होती हैं एक दूसरे के डायगनल पे कटी हुई, विकर्ण पे कटी हुई आपकी डबल कटिंग लाइंस होती हैं, उसको डबल कट फाइल कहते हैं, डबल कट फाइल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, डबल कट फाइल और सेकंड कट फाइल दोनों में बहुत अंतर है। आप इसका अध्ययन करना और अच्छी तरह समझ लेना कि डबल कट फाइल किसको कहते हैं और सेकंड कट फाइल किसको कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऐसी एक रेती का नाम जिसमें 2 लाइंस, मतलब 2 तरीके की कटिंग लाइंस हों, पैरेलल लाइंस हों, उसको हम डबल कट कहते हैं। उसको रास्प फाइल नहीं कहते, उसको कर्व्ड कट नहीं कहते, उसको सिंगल कट नहीं। विच टाइप ऑफ ब्लेड सेट इज़ अवेलेबल इन हेक्सा ब्लेड विद 1 mm पिच। हेक्सा ब्लेड में 2 तरीके की पिच होती हैं, 1 mm और 1.2 mm, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 mm पिच में किस तरीके की, हेक्सा ब्लेड में 1 mm पिच में किस प्रकार का ब्लेड सेट उपलब्ध है। वेव सेट वो होता है उसमें जो दांते बने हुए होते हैं वो एक लहर, मतलब एक जैसे सांप नहीं चलता, वेव जैसे एक लहर होती है, वैसे उसको ब्लेड के निचले वाले हिस्से को जहाँ से हम कटिंग करने हैं उस हिस्से को हम एक वेव की शेप दे देते हैं, उससे वो काटती हुई चलती है। और या दूसरा होता है स्टैगर्ड टीथ, मतलब एक दांत को इस तरफ निकाल दिया, दूसरे दांत को उस तरफ निकाल दिया, फिर जब उसको काटते हैं तो वो अपनी जगह बनाती हुई चलती है ताकि आरी जब नीचे पहुंच जाए काटते हुए उस स्लॉट में तो फंस ना जाए, तो वो आरी की मोटाई से ज़्यादा बड़ा स्लॉट कटता है आपके पास। इसके लिए हमारे पास 1 mm के ब्लेड में दोनों ही प्रकार की ये सेट उपलब्ध हैं, वेव और स्टैगर्ड सेट। तो आंसर है डी। विच कटिंग टूल इज़ यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मटेरियल ऑन फ्लैट सरफेस। समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चिसल, यस। क्रॉस कट चिसल, ओके, मे बी। डायमंड पॉइंट चिसल, अच्छा मैं समझ गया। हाफ राउंड नोज चिसल, हैं तो सारी चिसल मतलब छेनी, हैं तो सारी ये छेनियाँ ही, छेनी को ही हम प्रयोग करते हैं समतल सतह पे से अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पर फ्लैट चिसल जो है वो सबसे उपयुक्त आंसर है, क्योंकि क्रॉस कट चिसल का कुछ और पर्पज़ होता है। वो आम तौर पे की वे जब हम काटते हैं, स्लॉट्स काटते हैं, उनके अंदर हम एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। डायमंड पॉइंट को कोनों में से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए करते हैं। तो इसका सही उत्तर है फ्लैट चिसल। फ्लैट चिसल से हम समतल जगह पे से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाते हैं। विच पार्ट ऑफ हैमर इज़ शेप्ड टू फिट द हैंडल रिजिडली। हैंडल को दृढ़ता से फिट करने के लिए हथौड़े के किस भाग को आकार दिया जाता है। बिग होल, आई होल, की होल, प्लेन होल। हैमर में सिर्फ आई होल नाम की चीज़ होती है, बिग होल और शॉर्ट होल और स्मॉल होल कुछ नहीं होता, की होल नहीं होता और प्लेन होल नहीं होता।
उसमें आई होती है, एक तरफ से वो थोड़ा बड़ी होती है, दूसरी तरफ से छोटी होती चली जाती है, और हम हैंडल को बड़ी साइड से छोटी साइड की तरफ उसमें फिट करते हैं, और छोटी साइड पे हम वेज का प्रयोग करते हैं ताकि वो बिल्कुल फिट हो जाए, हिले ना। तो इसका सही उत्तर है आई होल। वॉट हैपेंड इफ़ बेंच वाइज इज़ ओवर टाइटेंड? अगर बेंच वाइज को उसको टाइट बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगी, और क्या होगा? बॉक्स नट डैमेज, तो बॉक्स नट ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान से आप पढ़ें तो डैमेज लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं लिखा हुआ है। डैमेज का मतलब है कि वो ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय का मतलब है वो टूट जाएगा। तो इसका सही उत्तर है स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि स्पिंडल की जो थ्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर आपने उसको टाइट बंद करा तो उसमें बैकलैश एरर आ जाता है। टूटने की नौबत तक नहीं आई है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको टाइट बंद करा बार बार तो उसमें एक बैकलैश एरर आ जाता है। उसको हम स्पिंडल को डैमेज कहते हैं, क्योंकि काम तो करेगा आपका बेंच वाइज, लेकिन वैसा काम नहीं करेगा जैसा वो करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है स्पिंडल डैमेज। वॉट ट्रीटमेंट यू शुड गिव टू अ पर्सन हु सफ़र्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार देना चाहिए? किसी को अगर बिजली का झटका लग गया है तो उसको सबसे पहले क्या उपचार देना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। गिव एन एल्कोहलिक ड्रिंक, उसे दारू पिलाओ। ये ऑप्शन जो लगाएगा मुझे लगता है कि एनसीवीटी के जो डायरेक्टर साहब हैं वो शायद आपके घर ही पहुंच जाएं कि भाई ये लड़का काम का है हमारे। नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, आप लोग गलत मत समझें। अगर किसी को बिजली का झटका लगाए, हम उसको ये थोड़ी कहेंगे ले तू दारू के 2 घूंट मार और ठीक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गिव अ कोल्ड ड्रिंक, उसको ठंडा मतलब कोका कोला और पेप्सी इस तरह की चीज़ पिलाओ। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बिजली का झटका तो सर्दियों में भी लग सकता है। अब सर्दियों में थोड़ा ही कोल्ड ड्रिंक आप पिलाओगे किसी को, वो और बीमार हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है, ये आंसर ही बिल्कुल गलत है, उल्टे सीधे आंसर हैं ये। मेड टू वॉक, मतलब उसको कहो चल खड़ा हो, कोई बात नहीं, बिजली का झटका लग गया, कोई बात नहीं, चल के दिखा दो थोड़ा, ठीक है या नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। कीप वार्म एंड कंफर्टेबल, ये आंसर ज़्यादा ठीक लग रहा है कि उसको बिजली का झटका अभी लगा है, उसको आराम से और उसको ठंड वंड ना लग रही हो तो उसको कंफर्टेबल किया जाता है। बहरहाल पहले 3 आंसर्स तो बिल्कुल गलत हैं। हालांकि चाहे आप लोगों में से किसी को बहुत पसंद आ रहा हो पहला आंसर, लेकिन उसको नहीं लगाना है। आंसर है 4th, डी आई मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच गैप इज़ मेंटेन्ड बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्क रेस्ट ऑन द पेडेस्टल ग्राइंडर? ग्राइंडर व्हील और वर्क रेस्ट के बीच में, पेडेस्टल ग्राइंडर के बीच में कितना गैप रहता है? मतलब एक पेडेस्टल ग्राइंडर होता है जो ऊंचा सा होता है, जहाँ पे खड़े होके आप लोग टूल की धार लगाते हैं, या जैसे चिसल अगर ब्लंट हो गई है, कुंद हो गई है, तो उसको शार्प करने के लिए पेडेस्टल ग्राइंडर एक होता है। तो जहाँ पर उसका व्हील घूम रहा है और जहाँ पर आपका वो जॉब को रेस्ट करा जाएगा, उसके बीच में इतना गैप रखा जाएगा ना कि व्हील घूम सके। अब उस गैप को ना तो ज़्यादा रख सकते, ज़्यादा रखेंगे तो हमारा जो जॉब है वो उसके अंदर फंस सकता है, गैप के अंदर फंस सकता है। तो इसमें आंसर 2 से 3 mm सही है। 3 mm से ज़्यादा रखेंगे तो आपको बहुत मजबूती से उस जॉब को पकड़ना पड़ेगा और चांसेस हैं कि वो उस व्हील के साथ फंस जाए उसके अंदर, मतलब घूम जाए। और उससे कम रखेंगे तो 1-2 mm तो ऐसा है कि फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन हुई तो ग्राइंडिंग व्हील जो है रेस्ट पे टच करने लगेगा। तो 2 से 3 mm इसका आंसर सही है। 30th क्वेश्चन, विच टूल इज़ यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व्स? अच्छा, ये क्वेश्चन हम पिछले अपने टेस्ट में कर चुके, जो मैंने बनाया था। स्पिंडल की इसका राइट आंसर है। हम रेंच से, हथौड़े से, कटिंग प्लेयर नहीं है, प्लायर होना चाहिए। कटिंग प्लायर स्निप जैसी कोई चीज़ होती है, इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उसको। और एडजस्टेबल स्पैनर ये भी नहीं है। आप लोग जो हैं स्पिंडल की से खोलेंगे, क्योंकि उसकी वाल्व का जो स्पिंडल है वो चकोर होता है, और ये जो स्पिंडल की है इसमें चकोर स्लॉट होता है, ये इससे ही खुलेगा और किसी और चीज़ से नहीं खुलेगा, सिलेंडर की वाल्व।
31st क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन। एसिटिलीन नियामक कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन के सिलेंडर में लीकेज को जांचना हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के लीकेज को जांचना हो, सबसे सेफ है सोप वाटर। सॉल्ट वाटर उसमें नहीं कर सकते। प्लेन वाटर की क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो आपको इतने विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा सोप वाटर मिला के उसकी सरफेस टेंशन को कम किया जाता है कि छोटी मोटी भी लीकेज हो तो वो बुलबुले उठने लगें उसमें। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सोप वाटर। केमिकल वाटर तो बिल्कुल भी नहीं। वॉट एक्शन टू बी टेकन इफ़ अ पर्सन इन स्टिल कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई। यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी बेचारे को करंट लग रहा है, मतलब अब भी लग रहा है, पीछे से विद्युत की आपूर्ति चालू है, तो आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय हैंड। अपने हाथों से वो तार को हटा के एक हाथ से इस आदमी को पकड़ो, दूसरे हाथ से तार को पकड़ो और अलग कर दो तार, तो आप भी चिपक जाओगे उसके साथ। ये नहीं करना। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय ड्राई वुड। हाँ, ये सही है। हमें किसी इंसुलेटर की ज़रूरत है ताकि हमें झटका, जो बचाने गया है आदमी, उसको झटका ना लगे, क्योंकि अगर उसको झटका लग गया तो वो भी वहीं पड़ जाएगा। तो हमें कोई चाहिए इंसुलेटर, और इंसुलेटर होता है सूखी लकड़ी। ये गीली नहीं होनी चाहिए बच्चों, सूखी लकड़ी। तीसरा ऑप्शन क्या है, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग आयरन रॉड। आयरन रॉड तो कंडक्टर है, उसमें तो विद्युत पास हो सकती है। अगर आपने दूर से भी अपने हाथ में लोहे की छड़ लेके उसको हटाने की कोशिश करी तो आपको झटका लगेगा। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय पुशिंग द लेग। उसका पैर पकड़ के खींच लो। भाई, जब जिसको करंट लग रहा है वो कंडक्टर बन चुका है, मतलब उसमें से विद्युत दौड़ रही है, आप उसका हाथ पकड़ लो या पैर पकड़ लो वो नहीं मानने वाला। तो अच्छा है कि पहले विद्युत सप्लाई बंद करो, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या है, ड्राई वुड। वॉट इज़ डन टू अवॉइड इंजरी टू फिंगर आफ्टर हैंड सॉइंग और चिसलिंग अ मेटल पीस। हैंड सॉ या छेनी से काटने के बाद किसी धातु के टुकड़े को उंगलियों पर चोट से बचाने के लिए क्या किया जाता है। देखिए, जब हम कटिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, चिसल करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत पतले पतले स्पाइक्स, जिसको आप कांटे जैसी कोई चीज़ होती है, बहुत बारीक बारीक सी पतली पतली सी, आप अगर अभी अभी किसी चीज़ को फाइलिंग किया है, रेती चलाई है उसके ऊपर, या उस पर चिसल से आपने उसमें से कोई मटेरियल हटाया है, तो उसके ऊपर वो स्पाइक्स होंगे। आप अपना हाथ उसके ऊपर अगर फिराएंगे तो वो स्पाइक्स आपकी उंगलियों की खाल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, घुस जाएंगे। उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, फाइलिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए, ग्राइंडिंग करनी चाहिए, या डीबरिंग ओके, डीबरिंग, बर्स को हटाना। वो बर्स कहलाते हैं, वो जो मैं स्पाइक्स कह रहा हूँ उसको बर्स कहते हैं। तो बर्स को हटाने के लिए आपको डीबरिंग करना पड़ेगा, मतलब उनको बर्स को हटाना पड़ेगा। ऑपरेशन और प्रोसेस का फ़र्क है। वैसे इसमें फाइलिंग भी इसका सही आंसर होता अगर डीबरिंग ना लिखा होता। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। 34th, विच इज़ द मेथड टू कंट्रोल बैकफायर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते हुए बैकफायर को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। वेल्डिंग करते समय वापस आग को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। वापस आग कहोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, बैकफायर सब समझ जाएंगे जो मेटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है और गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग से उसका जरा सा भी संबंध है। बैकफायर वो समझ जाएगा, लेकिन वापस आग कोई नहीं समझेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्निकल चीज़, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में ही यूज़ किया करें आप लोग। क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, यस ये सही है। क्लोज एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व नहीं, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व से पहले ऑक्सीजन के कंट्रोल वाल्व को आपको बंद करना चाहिए। फर्स्ट क्लोज द ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व, नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व तो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगी है, वो दूर भी हो सकता है, और ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व आपकी टॉर्च में लगी होती है, तो वो आपके बहुत आपके हाथ में है। तो अगर बैकफायर हुई है तो सबसे पहले ऑक्सीजन का आपको प्रेशर बंद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की वाल्व बंद करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। नीचे के दोनों ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये सिलेंडर वाल्व है, सिलेंडर वाल्व ऑपरेटर से दूर होती है। 35th,
विच हैंड टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेसिव अडेयरिंग स्लैग आफ्टर गैस कटिंग। भाई मेरा तो चश्मा भी अब मुझे कम दिखाने लगा। तो ये पूछ रहे हैं गैस कटिंग के बाद, काटने के बाद नहीं, गैस कटिंग के बाद अत्यधिक पालन करने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। गैस कटिंग होने के बाद नीचे के सतह पे जहाँ पर वो दोनों मेटल को आपने काट के अलग कर दिया ना, तो नीचे वो बूंद बूंद सी रहती हैं, उसको हम स्लैग कहते हैं। वो स्लैग होता है, उसको अगर आप ऐसे हथौड़ी मारोगे तो चूरा बन जाएगा, वो स्लैग है। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, चिसल से हटा सकते हैं उसको। फ्लैट फाइल से हटाने में तो बहुत देर लगेगी, उसको चिसल से हटाया जाता है, मतलब चिसल और हथौड़ी से उसको हटाया, वो बहुत आराम से हटता चला जाता है, तो आपके पास वो सारा स्लैग हट जाता है। तो इसका सही आंसर है चिसल। फ्लैट फाइल नहीं हो सकता। चिपिंग हैमर से तो निशाना बहुत देख के मारना पड़ेगा कि हर उस बिंदी पे निशाना मारो, हट उससे भी जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा कि आप चिपिंग हैमर से उसको हटा नहीं पाएंगे, या क्रॉस कट हैमर से उसको नहीं हटा पाएंगे, या फ्लैट फाइल से नहीं हटा पाएंगे। हटा लेंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। इसका सबसे आसान तरीका होता है चिसल और हैमर से आप उसको हटाते चले जाएं। 36th क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन you will follow in gas welding to avoid fire accidents। अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए गैस वेल्डिंग में क्या सावधानियां बरतें। अलर्ट टू गो अवे सबको कह दो हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, तो फिर काम कैसे होगा भाई ठीक है, खतरे होते हैं। देखिए दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, अगर इसीलिए आपको ITI की ट्रेनिंग दी जा रही है कि ताकि आप ऐसे कौशल अपने अंदर लेकर आएँ कि सही तरीके से काम करना आपको आता हो, तो दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी। कीप फायर एक्सटिंग्विशर, ये हो सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। फायर जहाँ पर गैस वेल्डिंग हो रही है तो आग लगने का खतरा है, तो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। कीप सैंड बकेट्स नियर, ये भी सही है। जो रेत की भरी हुई बाल्टियाँ होती हैं वो भी आग बुझाने के काम आती हैं, उनको भी पास रखना चाहिए, ये भी बात सही है। कीप अवे द इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, ज्वलनशील मटेरियल्स को हटाओ वहाँ से, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी बात यही कही, अगर वहाँ पर कोई ज्वलनशील मटेरियल होगा ही नहीं तो आग क्यों लगेगी। आप कहें सर आग तो टॉर्च में लगी रही है, भाई वो आग तो हमारे काम की है, उसको तो हमने जानबूझ के ज्वाला को उत्पन्न किया है, पर बाकी वो आग और किसी चीज़ में फैल के और कोई दुर्घटना ना हो जाए, वो फ्लेम तो हमें गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग के लिए आवश्यक है, वो तो हमने खुद जलाई है। लेकिन दुर्घटना उसको कहते हैं जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं। अनावश्यक चीज़ों के लिए बेहतर ये है कि जहाँ गैस वेल्डिंग हो रही हो वहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ ना रखा हो, पेट्रोल, डीजल, कोई लकड़ी, कोयला, कपड़ा, इस तरह की चीज़ें। तो आंसर इज़ 4th। इंजरी इज़ टू बी कवर्ड इमीडिएटली बाय क्लीन क्लॉथ ऑन अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द बॉडी। शरीर के प्रभावित हिस्से पर किस कपड़े को तुरंत साफ कपड़े से ढकना चाहिए। किस इंजरी को, मतलब अगर चोट लग गई है तो किस तरीके की इंजरी को साफ कपड़े से ढकना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ढकना लिखा हुआ है, बांधना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर बांधना होता तो जहाँ से खून निकल रहा होता, अगर कट इंजरी है तो उसको किसी पट्टी से साफ कपड़े से बांध देना चाहिए प्रेशर के साथ, ताकि खून बहना बंद हो जाए। पर यहाँ ढकना लिखा हुआ है, इसलिए सबसे अच्छा उत्तर इसका बर्न इंजरी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, बर्न इंजरी। कट इंजरी नहीं होगा, बर्न इंजरी वो होता है जो जलने से होती है। क्रश इंजरी वो होता है जब आपका उंगली या कोई शरीर का हिस्सा किसी दब जाता है, कट नहीं लगा लेकिन दब गया। और ब्रोकन इंजरी तब होती है जब अंदर कोई हड्डी टूट जाए या कोई लिगामेंट टूट जाए, उसको हम ब्रोकन इंजरी कहते हैं। तो सिर्फ बर्न इंजरी ऐसा है कि उसको एक मॉइस्ट लेकिन साफ कपड़े से ढक देना चाहिए अगर किसी को कहीं जला है तो। वाई शुड अ वेल्डर क्लोथ्स बी फ्री ऑफ ऑयल और ग्रीस वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए। आप सब जानते हैं तेल और ग्रीस जो है वो ज्वलनशील होते हैं, तेल में आग लग जाती है, ग्रीस में भी आग लग जाती है। जहाँ वेल्डिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पैटर हो सकते हैं, फ्लेम हो सकती है, तो वेल्डर के कपड़ों में आग लग सकती है, इसलिए वेल्डर के कपड़ों पर तेल और ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। उत्तर देख लेते हैं कौन सा है। टू प्रोटेक्ट द जॉब,
जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है जिस धातु पे, उसको बचाने के लिए नहीं, उसके बचाने के लिए नहीं होता ये। टू रिफ्लेक्ट द आर्क रेज, जो आर्क रेज आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट मतलब उनको वापस भेजने के लिए, ये भी नहीं है। टू अवॉइड कैचिंग द ऑफ फायर, ये ही है, हम नहीं चाहते कि तेल और ग्रीस की वजह से आग पकड़ ले उनके कपड़े वेल्डर के। टू प्रोटेक्ट द वेल्डिंग मशीन, नहीं ये भी उत्तर नहीं है, तो आंसर 3C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार देना चाहिए? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड मतलब जो प्रारंभिक, एक प्राथमिक उपचार उसको हिंदी में कहते हैं, वो दिया जाता है। तो फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। सेकंड एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट। सेकंड एड और सेकंड ट्रीटमेंट नाम की तो कोई शब्द ही नहीं है। फर्स्ट एड आप सब लोगों ने सुना होगा, यही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय अ स्मॉल हैंड वेल्ड गन विद अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, एक गैर अभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग छोटे हाथ की वेल्ड गन द्वारा की जाती है? GTAW की आपने वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें एक वेल्डिंग गन होती है छोटी सी, जिसको मैंने उसके अलग अलग पार्ट्स भी करके आपको दिखाए थे, और ये भी बताया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है जिसमें से करंट प्रवाहित होगा और एक आर्क बनेगी, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो नॉन कंज्यूमेबल होता है क्योंकि वो मेल्ट होकर वेल्ड पूल पर नहीं गिरता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसका सी आंसर सही है। SMAW में जो इलेक्ट्रोड होती हैं वो कंज्यूमेबल होती हैं। GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में भी कंज्यूमेबल होती है, और इंडक्शन वेल्डिंग ही नहीं है। हाउ अ डिफेक्टिव कटिंग नोजल इज क्लियर्ड एंड रेक्टिफाइड इन गैस कटिंग टॉर्च, गैस कटिंग टॉर्च की जो नोजल हैं उसको, अगर उसमें कोई कचरा फंस जाता है, उसको क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है? वायर ब्रश? नहीं, वायर ब्रश से नहीं करते हैं उसको। सेफ्टी पिन्स वो होती हैं जो हम कपड़ों वकड़ों में लगा लेते हैं, सेफ्टी पिन, वो उससे भी नहीं करते हैं। सिलिकॉन स्प्रे से भी नहीं करते हैं। नोज़ल क्लीनर एंड एमरी पेपर, ये आंसर सही है। नोज़ल क्लीनर एक पिन जैसी चीज़ होती हैं, एक पिन जैसी कोई चीज़ होती है, उससे हम उसको जो कचरा फंसा है उसको साफ़ कर लेते हैं, और एमरी पेपर जिसको रेगमाल या सैंड पेपर भी कहते हैं, उससे उसको जो ऊपर चिपका हुआ है उसको हटा देते हैं। तो ये डी आंसर इसका सही है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट कैन बी कट बाय यूजिंग 0.8 mm कटिंग नोजल, 0.8 मिलीमीटर ऑरिफिस की कटिंग नोजल से किस मोटाई की प्लेट को काटा जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो 0.8 से जो सबसे 0.8 बहुत छोटा हुआ ना, उससे जो सबसे पतली प्लेट होगी उसको काटा जाएगा। तो अप टू 6 mm तक की प्लेट को आप 0.8 mm से काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, 19 mm की मोटी प्लेट को काटने के लिए 0.8 mm में से जितनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी वो पर्याप्त नहीं होगी, वो नहीं काट पाएगी। आपको बड़ी नोजल लगानी पड़ेगी, 364 की, यानी कि 1.2 mm की लगानी पड़ेगी। विच गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन इज प्रीफरेबल फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील? अरे बाप, पानी में स्टील के गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लौ संयोजन बेहतर है? यानी कि हम पानी के अंदर किसी कटिंग को करना चाह रहे हैं, वो भी गैस कटिंग से। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। सच बताऊं, ये सवाल के बारे में इसका आंसर मुझे भी, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर डर गए फिर तो तुक्का लगाना पड़ेगा, वो तो गलती हो जाएगी। पर देखते हैं वो ऑप्शन क्या क्या है। ऑक्सी कोल गैस, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और कोल गैस। कोल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वही ज्वलनशील गैस होगी ना। कोल गैस से दो ही प्रकार की गैस मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो जलती नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर बहुत कम मात्रा के ऑक्सीजन में कोल को जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो ज्वलनशील गैस होती है। तो कोल गैस और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से उसको काटा जाए। चलिए एक बार को इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ओके, एयर एसिटिलीन गैस
ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए इसमें एक बात तो पक्का हो गया, ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। हम ज्वलनशील गैस के साथ ऑक्सीजन के प्रेशर को लगाएंगे, सिलेंडर को लगाएंगे, एयर नहीं लगाते हैं, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं बचे हुए 3 की। कोल गैस को एक बार को छोड़ दें, एसिटिलीन गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसको जो घर में हम यूज़ करते हैं, वो लगभग एक ही जैसी होती है। बस एलपीजी में थोड़ा फ्लेम का तापमान थोड़ा कम पहुंचता है, पर वो दोनों हाइड्रोकार्बन, ये दोनों एक ही जैसी चीज़ हैं। अगर एक सही हुआ तो दूसरा भी सही हो सकता है। अगर हम ऑक्सी एसिटिलीन से पानी के अंदर जाके कटिंग कर सकते हैं तो एलपीजी से भी कर सकते हो। तो एक सवाल के 2 उत्तर तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों गलत तो हो सकते हैं लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो एक सही आंसर देखना है। तो हम इस पे लगाएंगे ऑक्सी कोल गैस पे इसका आंसर, राइट। इसका एक और भी रीज़न है क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंटली ऑक्सी कोल गैस पे लगा रहा हूँ इस आंसर को, क्योंकि ऑक्सी एसिटिलीन गैस में एसिटिलीन गैस होगी, और एसिटिलीन गैस को हम, चाहे वो डीएबी हो, डिज़ोल्व्ड एसिटिलीन भी हो, तब भी हम उसको 15-20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से ज़्यादा नहीं करते हैं, उसको स्टोर नहीं करते हैं, वो बहुत रिएक्टिव होती है। तो पानी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। हम रिकमेंड नहीं कर सकते कि एसिटिलीन गैस को अंडर वाटर वेल्ड कटिंग या गैस कटिंग में हम प्रयोग करें। सो इसका आंसर ए होगा बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। 44th, व्हाट इज़ द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन सिलेंडर। एसिटिलीन गैस को सेफली स्टोर करने का, सिलेंडर के अंदर स्टोर करने का, सुरक्षित भंडारण के लिए क्या विशेष विधि है। अभी पिछले क्वेश्चन में मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी। उसको हम डिज़ोल्व्ड एसिटिलीन अवस्था में रखते हैं, मतलब उसको एसीटोन के साथ डिज़ोल्व्ड अवस्था में रखते हैं। खाली एसिटिलीन गैस को अगर आप रखेंगे तो वो 1 किलोग्राम के प्रेशर से ऊपर नहीं स्टोर हो सकती, ख़तरनाक होती है। तो हम उसको डिज़ोल्व्ड अवस्था में रखते हैं एसीटोन के साथ। ये गैस वेल्डिंग की वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका सही उत्तर है डी, स्टोर्ड एज डिज़ोल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन। व्हाट इज़ द मेथड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट बेवल कट। बेवल कट कहते हैं कि वो जो एक प्लेट में जहाँ वेल्डिंग करनी होती है, ग्रूव बनाते हुए हम उसमें एक बेवल मतलब तिरछी एक सतह को काटते हैं ताकि वो ग्रूव बनाया जा सके। तो एक बेवल कट को काटने के लिए क्या विधि हो सकती है, ये तिरछे कटे किनारों के उत्पादन करने की विधि क्या है, ये क्वेश्चन है। उत्तर में लिखा हुआ है पहला, कटिंग ऑन द मार्क्ड लाइन। उसमें पहले एक मार्किंग की जाती है उस मार्किंग पे, ताकि वेल्डर को पता हो कि कहाँ से काटना है। तो मार्किंग करी हुई लाइन पे काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सीधी भी काट देगी। बेंडिंग द टॉर्च एट इंक्लाइंड एंगल। अगर टॉर्च को सीधा ना रख के थोड़ा झुका देंगे तो वो तिरछी सतह काट देगी, ये बात सही हो सकती है। सपोर्टिंग द नोज़ल हेड ऑन द प्लेट। नोज़ल हेड को प्लेट के ऊपर टिका दो, ये नहीं होना चाहिए। नोज़ल हेड को प्लेट के ऊपर नहीं टिकाना चाहिए, उसको थोड़ा मतलब फ्लेम ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि बैकफायर होने का खतरा बना रहता है। यूजिंग 2 स्ट्रेट बार्स क्लैम्प्ड एज अ गाइड। अच्छा ठीक है, जितनी बड़ी आपकी प्लेट होती है उतना बड़ा हम एक फिक्सचर बना देते हैं। फिक्सचर क्या होता है, वो आपके टॉर्च को चलने में मदद करता है, मतलब उसके एंगल को चेंज नहीं होने देता और आपके पास एक समान तिरछी सतह प्राप्त हो जाती है। तो अगर इस आंसर को हम लगाएंगे तो ये आंसर सबसे ज़्यादा सही होगा। वैसे ये आंसर सही हो सकता है, पर इस आंसर में ये पता नहीं चल रहा, बी आंसर में, कि वो ऊपर उठा रखी है या सिर्फ टिका के उसको झुका रखा है वेल्डिंग टॉर्च को। हमें वेल्डिंग टॉर्च को प्लेट के ऊपर सटा के नहीं रखना है। कम से कम अगर कटिंग कर रहे हैं तो 3-4 mm का गैप जरूर रखना है, वरना बैकफायर होने का खतरा बना रहता है। तो इसका सही उत्तर है डी, यूजिंग 2 स्ट्रेट बार्स क्लैम्प्ड एज अ गाइड। वो गाइड का काम करता है, उसको फिक्सचर कह सकते हैं आप, और आपके वेल्डर को सिर्फ उस फिक्सचर के ऊपर अपनी नोज़ल को फिसला के चलना होता है, एंगल बना रहता है और नोज़ल प्लेट से दूर भी रहती है।
What are the impurities contained in generated acetylene gas? उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जब एसिटिलीन गैस के जनरेटर की बात हो रही है, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की बात हो रही है, उसमें पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास एसिटिलीन आती है उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड ऐश। ऐश का तो मतलब ही नहीं निकल के आ रहा क्योंकि अंदर कुछ जलाया तो है नहीं हमने, रिएक्शन हुआ है, ऐश कैसे आएगी? हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल, ऐश तो नहीं हो सकती, तो बी और सी आंसर नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोजन, लाइम डस्ट, अमोनिया एंड वाटर वेपर, यस ये आंसर सही है। लाइम डस्ट इसलिए क्योंकि एसिटिलीन को जब हम प्रोड्यूस करते हैं जनरेटर में तो कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड लाइम यानी कि कैल्शियम का ही एक केमिकल है, तो लाइम डस्ट उसमें हो सकती है। हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि उसका फॉर्मूला C2H2 है, तो हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है, ये भी हो सकती है। अमोनिया भी हो सकती है, और वाटर वेपर तो वो वॉश होके आती है, तो आंसर 4 है बच्चों इसका। विच मटेरियल इज स्टोर्ड एट द बॉटम कंपार्टमेंट ऑफ एसिटिलीन गैस प्योरीफायर? एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित होती है? जो आपका एसिटिलीन जनरेटर होता है उसमें एक वॉश करने के बाद एसिटिलीन ताकि शुद्ध हमारी नोज़ल तक जाए, क्योंकि अगर उसमें डस्ट वस्ट ये सब चीज़ें होंगी तो हमारी नोज़ल को चॉक कर देगी, जाम कर देगी। तो उसके लिए हम एसिटिलीन को प्योर करके मतलब शुद्ध करके हम उसको प्रयोग करते हैं। उसके लिए एक प्योरीफायर लगा रहता है। उस प्योरीफायर में ये कई लेयर में वो चीज़ें रखी रहती हैं, उसमें ग्लास वुल भी होता सकता है, उसमें पत्थर हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें रखते हैं ताकि कुछ ऐश वैश जो उसके साथ जा रही हो, लाइम ऐश, उन चीज़ों को वो रोक सके, वो आगे ना जाए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आगे ना जाए। तो उसमें सबसे नीचे क्या रखते हैं? फिल्टर वुल, बैफल प्लेट, प्यूमिक या प्यूमिस जो भी आप इसको कहें, प्यूमिस स्टोन और प्योरीफाइंग केमिकल। प्यूमिस स्टोन अगर आपको इनको एक एक बताता हूँ। फिल्टर वुल होती है, एक वुल जैसी चीज़ें होती हैं, ग्लास वुल भी इसको कहते हैं। ये अपने साथ अगर इसके अंदर से कोई गैस पास कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई ऐश यानी कि कोई राख जैसी कोई चीज़ या डस्ट पार्टिकल है तो वो उसको ट्रैप कर लेती है। बैफल प्लेट होती हैं, कुछ प्लेटें लगा देते हैं ताकि एयर जो है घूम घूम के जाए, मतलब एक सीधे रास्ते में आधी प्लेट इधर से थोड़ी दूर पे, आधी प्लेट दूसरी तरफ से, इनको बैफल प्लेट कहते हैं। उसमें गैस घूम घूम के जाती है, जब भी वो अपनी डायरेक्शन बदलती है तो भारी हिस्से वहीं रुक जाते हैं। हमें गैस को प्योरीफाई करना है ना। प्यूमिस स्टोन भी एक खुरदुरा पत्थर होता है, जैसे आपने एड़ी रगड़ने का नहीं देखा, मतलब महिलाएं एड़ी रगड़ती हैं, एक पत्थर होता है झावा उसको शायद कहते हैं, तो उसको हम प्यूमिस स्टोन कहते हैं। उसमें भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जब गैस के रास्ते में वो आते हैं तो अपने उन गड्ढों में वो चीज़ों को छुपा लेते हैं, वो जो डस्ट वगैरह उनके साथ जा रही है उसको प्योरीफाई कर देते हैं। प्योरीफाइंग केमिकल, एक्टिवेटेड कार्बन एक प्योरीफाइंग केमिकल है। इस तरीके की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। सबसे नीचे हम पत्थर लगाते हैं प्यूमिस स्टोन। विच इज़ अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड? प्रतिरोध वेल्डिंग विधि कौन सी है? इनमें से कौन सी ऐसी है जिसको प्रतिरोध विधि कहेंगे वेल्डिंग की? रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस की वजह से ऊष्मा पैदा होगी, उस ऊष्मा से तापमान बढ़ेगा और वेल्डिंग होगी। तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी विधि है? स्पॉट वेल्डिंग, यस। फोर्ज वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ ही नहीं करते, हम उसमें यूज़ करते भी हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का कोई मामला नहीं आ रहा है, फोर्ज वेल्डिंग नहीं हो सकती। थर्मिट वेल्डिंग में तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते ही नहीं हैं। थर्मिट वेल्डिंग में तो केमिकल एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ नहीं होती। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में तो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ नहीं होती। इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो है स्पॉट वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में भी मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसमें हम गर्म करते हैं फोर्ज वेल्डिंग में, और कभी कभी वो गर्म जो है इंडक्शन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसमें, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को गर्म करना है।
रेजिस्टेंस बढ़ा के उनकी वेल्डिंग करना नहीं है, वेल्डिंग मैकेनिकली होती है। तो थर्मिट वेल्डिंग में तो केमिकल ही यूज़ होते हैं और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में तो केमिकल यूज़ होते हैं। उसकी वजह से एक मैकेनिकल आपको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की वजह से वेल्डिंग होती है। विच सेफ्टी डिवाइस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस सुरक्षा उपकरण का योग किया जाता है? टोंग, संडासी। वेल्डिंग करते हुए हम अपने चेहरे के सामने संडासी नहीं रखते हैं। फेस को लिखा है ना, चेहरे को, तो चेहरे को कौन संडासी अपने सामने रख के वेल्डिंग करते हुए देखा है आपने? ट्राई स्क्वायर गुनिये को भी नहीं रखते हैं। हैंड शील्ड, हाँ हैंड शील्ड को हम यूज़ करते हैं, चिपिंग हैमर को हम नहीं रखते हैं। हम हैंड स्क्रीन का यूज़ करेंगे। वो जो वेल्डर के हाथ में आपने हैंड स्क्रीन देखी होगी, तो उसका एक ही आंसर है, वो है हैंड स्क्रीन। तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कहीं उनको गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, विच सेफ्टी डिवाइस इज़ टू बी यूज टू प्रोटेक्ट आइज़ वाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते हुए भी बहुत सारी चिंगारियाँ निकलती हैं। अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा सुरक्षा उपकरण उपयोग करते हैं? हिंदी में लिखा है, ग्राइंडिंग के समय आँखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन का नहीं करते हैं, वो वेल्डिंग करते हुए करते हैं। और दूसरी बात, हैंड स्क्रीन का जो ग्लास है वो इतना काला होता है कि हमें दिखाई नहीं देगा ना उसके बाद, वो तो आर्क की रोशनी में दिखाई देती है, आर्क वेल्डिंग स्क्रीन से। सन ग्लासेस, चश्मा चुश्मा लगा के सन ग्लासेस वो हैं जो आप मोटरसाइकिल पे लगाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए पहनते हैं। तो इतना हीरोपंती हमारी फैक्ट्री में तो नहीं चलेगी, वहाँ आपके लिए अलग ब्लैक ग्लासेस होते हैं, डार्क ग्लासेस उनको कहते हैं। सन ग्लासेस यूज़ नहीं करता है कोई फैक्ट्री में। वेल्डिंग गॉगल्स, वेल्डिंग गॉगल्स भी आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वेल्डिंग गॉगल्स भी ब्लैक होते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। ग्राइंडिंग करते हुए इतनी चमक पैदा नहीं होती, चिंगारियाँ ज़रूर निकलती हैं लेकिन चमक पैदा नहीं होती। तो आपको वाइट ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, सफ़ेद मतलब क्लियर ग्लासेस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट ख़त्म हुआ। ये निम्मी के द्वारा बनाए गए पेपर है, उनके बनाए गए क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैंने पहली बार ये टेस्ट दिया, तो सोचा टेस्ट भी दूंगा और आप लोगों को भी साथ साथ समझा दूंगा। कई सवाल ऐसे थे जो मुझे भी एकदम उसका उत्तर नहीं मालूम था। बहुत बहुत धन्यवाद निम्मी का, डीजीटी का, एनसीवीटी का, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक को बनाने में। एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया और मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको अटेम्प्ट करने में। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का एक लिंक है, जो मेरी टीम ने गूगल फॉर्म बनाया है, यही टेस्ट है वो। पहले इसको आपने देख लिया, आपने वीडियोस भी देख ली, अब उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और जिसके भी 85% से ऊपर इस टेस्ट में नंबर आएंगे तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में अगर किसी सवाल में मैंने गलती करी हो तो आप उसको कमेंट में बताएं।